Good morning, everyone. A very good morning to all of you, बच्चों. I am back with another episode of Smart Engineer Series. और इस एपिसोड में मैं क्या बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपने टेस्ट का परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हो, कैसे पता कर सकते हो कि आपने अच्छा परफॉर्म किया या फिर बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रहा. ठीक है, तो क्या क्या चीजें होती हैं जब एक टेस्ट अटेम्प्ट करा जाता है, उसके बाद हमें देखनी चाहिए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इन द नेक्स्ट टेस्ट. क्योंकि बेटा मैंने देखा है बहुत बार बच्चे जो है ना बहुत सारे टेस्ट लगा लेते हैं लेकिन वो इंप्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं करते हैं. और अनलेस आप इंप्रूवमेंट के लिए काम करो तब तक आपका स्कोर गेट तक नहीं बढ़ने वाला. ध्यान रखना, नंबर ऑफ टेस्ट देने से बेटा कुछ नहीं होगा अनलेस यू हैव अ प्रोसेस बाय विच यू कैन इंप्रूव योर स्कोर रेगुलरली. तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, ऐसी क्या चीजें होती हैं जो एनालाइज करनी चाहिए जो हमें इंप्रूवमेंट में मदद करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड की जर्नी. लेट मी स्टार्ट बाय फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 ट्वाइस इन गेट in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and DSE and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है जो हमारी क्रिएट्रिक्स टीम है, अन अकेडमी टीम है, they are working tirelessly, they are working round the clock just to make sure of one thing that कि हमारे बच्चे जो है ना वो सबसे आगे रहें हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर क्रैक करने का सोचें तो ना सिर्फ उसको क्रैक करें बल्कि चकनाचूर कर दें, धुआं धुआं कर दें बाय गेटिंग द टॉप रैंक्स इन सच एग्जामिनेशन. और इसके लिए जितना रिसोर्स, जितने एफर्ट की जरूरत पड़े हमारी टीम हमेशा करेगी. बस आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है यूट्यूब के माध्यम से और अनअकैडमी ऐप के थ्रू. तो बेटा अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो. डेली वहां पे फ्री क्लासेस होती हैं, वहां पे ढेर सारे क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं. बस आपको फ्री क्लासेस को अनलॉक करना होगा एक बार यूजिंग द कोड अंकित ESC. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं यार आज का सेशन. हाँ, तो पहला क्वेश्चन ये है हमारे माइंड में कि भाई सर टेस्ट को एनालाइज कैसे करते हैं, हमारे परफॉर्मेंस में हम क्या क्या पैरामीटर्स जज करें जो कि हमें आगे इंप्रूवमेंट में मदद कर पाए. ठीक है, तो व्हाट आर दोज थिंग्स दैट वी शुड एनालाइज. तो देखो यार क्या क्या एनालिसिस करना चाहिए. एक तो सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस, यानी जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना तो आप ये देखो उसमें सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कैसा परफॉर्मेंस रहा. अच्छा सर अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो क्या सब्जेक्ट टेस्ट में क्या करें. तो बेटा सब्जेक्ट टेस्ट में आप कर सकते हो चैप्टर एनालिसिस. जैसे मान लो आपने नेटवर्क का टेस्ट दिया तो आप देखो नेटवर्क बेसिक्स के क्वेश्चन कैसे रहे, नेटवर्क थ्योरम्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा, ट्रांजिएंट में आपने कैसा किया. क्योंकि पता है वहां से ये आइडिया लगेगा कि आपको ना सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी किस टाइप के क्वेश्चंस में आ रही है या इन पर्टिकुलर कौन से चैप्टर से आ रही है. क्या होता है ना यार अक्सर हमारे माइंड के अंदर एक फोबिया बन जाता है. जैसे बहुत सारे बच्चे नेटवर्क के अंदर ट्रांजिएंट से डरते हैं तो वो फोबिया के पीछे ना कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई डेटा नहीं होता है, बस एक फोबिया है कि मुझे ट्रांजिएंट नहीं आता. लेकिन बेटा जब आप एक्चुअली एक टेस्ट को एनालाइज करते हो, आप देखते हो कौन से चैप्टर से सवाल आए थे, उनमें से कौन से सवाल आपसे बने, कौन से सवाल आपसे नहीं बने, तो आपके पास एक डेटा आ जाता है जिसके बेसिस पे आप अपनी आगे की तैयारी प्लान कर सकते हो. देखो मैं हमेशा कहता हूं ना कि ये सोच के चक्कर में मत पड़ो कि आपको क्या लगता है, क्या आता है क्या नहीं आता, ये जाने दो. आप डेटा ओरिएंटेड चलो, यानी आप ये चेक करके चलो कि किस सेक्शन में आपके मार्क्स आ पा रहे हैं और किस में नहीं आ पा रहे. आपको फर्क नहीं पड़ता यार क्या चीज आपकी स्ट्रांग है. आपको लगता है अगर किसी चैप्टर में आप मार्क्स नहीं ला पा रहे दैट मीन्स कि आपकी उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कमजोर है. इससे क्या फर्क पड़ता है, आपकी फीलिंग कैसी है. तो बेटा फीलिंग के लिए मत जाओ. कई बार ऐसा होता है ना एक फेक कॉन्फिडेंस भर दिया जाता है हमारे अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, इजी सवाल लगवा के बेसिक चीजें करा के, और हमें लगता है वी आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हम तो कुछ भी कर जाएंगे, हम तो फोड़ देंगे. लेकिन वो कॉन्फिडेंस जाके टूटता है एग्जाम में. समझ रहे हो. तो ऐसे कॉन्फिडेंस के पीछे मत भागो बेटा जो टूट जाए एग्जाम में. कॉन्फिडेंस ऐसा बनाओ जो एग्जाम में जाके ना और सॉलिड हो जाए जब आप देखो कि ये क्वेश्चन तो आपसे बन रहे हैं. ठीक है,
और उसके लिए आपको थोड़ा सा बेटा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, डेटा ओरिएंटेड चलना पड़ेगा, रैदर देन आपको अपनी सोच से, फीलिंग से चलना हो। तो यानी मॉक टेस्ट में आप देखोगे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट परफॉर्मेंस, और सब्जेक्ट टेस्ट में देखोगे चैप्टर बाय चैप्टर परफॉर्मेंस। सेकंड थिंग इज मिस्टेक एनालिसिस। आप अपनी मिस्टेक्स को बेटा एनालाइज कीजिए कि कहाँ गलती हुई टेस्ट के अंदर, किस वजह से मार्क्स लूज हुए। अब बहुत सारे बच्चों का मेरे पास आता है मैसेज कि सर हम लोग ना टेस्ट दे रहे हैं, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, बताओ हम क्या करें। अब बेटा मैं यहाँ से कैसे बता दूँ सिर्फ इतनी सी बात सुन करके कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है ना, हर दो बच्चे डिफरेंट होते हैं। हो सकता है कोई एक बच्चा कुछ और वजह से मार्क्स लूज कर रहा हो, तो दूसरे बच्चे का कारण अलग हो सकता है। तो बेटा मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं, कारण आपको ही ढूंढना पड़ेगा आपके टेस्ट के रिपोर्ट में कि आपने गलतियां कहां की, क्यों की। ठीक है, इस पे भी यही मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो आप अगर अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करते हो देन ओनली यू कैन इंप्रूव। अगर आपको आपकी गलती ही नहीं मालूम तो बेटा सुधारोगे क्या। थर्ड थिंग इज करेक्टेड स्कोर एनालिसिस, ये भी मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चल तो वन बाय वन चलते हैं यार। सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस एनालिसिस, इसमें क्या करना होता है, देखो इसके अंदर मैं ये कहता हूं एक टेबल अपने को बनानी है ना, उसमें हर सब्जेक्ट का या चैप्टर का डिपेंडिंग अपॉन आप कैसा टेस्ट लगा रहे हो वेटेज, यानी ये कितने नंबर का पूछा गया इस टेस्ट के अंदर, आपके कितने मार्क्स आए। मान लो जैसे मैंने 50 नंबर का सब्जेक्ट टेस्ट दिया नेटवर्क का, अब उसमें ट्रांजिएंट आया 6 नंबर का, लेकिन 6 में से मेरे 2 ही नंबर आए, तो मुझे वहीं समझ आ गया ट्रांजिएंट अभी अप टू द मार्क नहीं है। इसके कितने क्वेश्चन पूछे गए, हो सकता है देखो 6 नंबर में 2 क्वेश्चन 2 नंबर के हों और 2 क्वेश्चन 1 नंबर के, तो टोटल क्वेश्चन आए 4 क्वेश्चन आए। इसमें से कितने आपके सही हुए, कितने आपके गलत हुए और कितने अनअटेम्प्टेड थे। अब ये क्यों जरूरी है बेटा, देखो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, इसका क्या मतलब है कि आपको वो टॉपिक अच्छे से नहीं आता है। ठीक है, आपने अटेम्प्ट किए लेकिन गलत हो गए, छोटी मोटी गलतियां आप कर बैठे, इसका मतलब है आपको टॉपिक तो आता है, लेकिन अगर आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो ये जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हो रही हैं इन्हें आयरन आउट कर सकते हो। अगर अनअटेम्प्टेड ज्यादा हैं अगर ये है मोर नंबर में, तो हमें क्या करना है, हमें उस टॉपिक उस चैप्टर को रीप्रिपेयर करना है, प्रिपेयर द टॉपिक अगेन। ठीक है, और अगर इनकरेक्ट ज्यादा है तो हमारा एक्शन क्या होगा, प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कंसेप्ट मालूम तो है लेकिन एग्जाम में लग नहीं पा रहा है, गलती हो जा रही है, तो यहाँ पे आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ सही की जा सकती है। और अगर ज़्यादा करेक्ट हो गए, माने कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो टॉपिक वो चैप्टर वो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है। और इवन यार देखो, अगर मॉक टेस्ट में भी आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट ऐसा एनालिसिस करोगे ना, तो किसी पूरे सब्जेक्ट को अपना वीक मत मान लेना, एक बार देख भी लेना क्या उस सब्जेक्ट में कोई ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन ज़्यादातर गलत हो रहे हैं। यानी मान लो किसी मॉक टेस्ट में आपके नेटवर्क में अच्छे मार्क्स नहीं आए, है ना, वहाँ नेटवर्क का परफॉर्मेंस आपका डाउन हो गया, तो ये मत सोच लेना मुझे पूरा ही नेटवर्क नहीं आता, एक बार चेक कर लेना, हो सकता है एसी एनालिसिस के सवाल आपसे गलत हो गए हो, तो फिर एसी एनालिसिस रिवाइज करेंगे ना यार। क्योंकि देखो जितना आप अपनी मिस्टेक्स को पिन पॉइंट करके निकाल लोगे रिवीजन में, उतना कम टाइम लगेगा। अगर कभी भी कोई बच्चा ऐसा बोलता है यार मुझे जो है ना ट्रांजिएंट आता ही नहीं है, ठीक है या ये कह देता है कि मुझे नेटवर्क ही नहीं हो पा रहा मुझसे, अब नेटवर्क को रिवाइज करने में कम से कम नहीं तो बेटा 4 से 5 दिन देगा। लेकिन अगर वो कहता है ना नेटवर्क का एसी एनालिसिस नहीं बन रहा, तो वो चंद घंटों में रिवाइज किया जा सकता है। तो सोचो कितना एफर्ट बच जाता है अगर आपको एग्जैक्ट प्रिसाइज वे में मालूम है कि कहाँ पे आपका पेन पॉइंट है। अगला भाई मिस्टेक एनालिसिस। अब देखो मिस्टेक कई तरह की हो सकती हैं। पहली होती है सिली मिस्टेक, जो कि हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं जब वो पहली बार टेस्ट में टाइमर को फेस करते हैं। क्या होता है,
जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने कंफर्ट जोन में प्रैक्टिस कर रहे हो और आराम से बना रहे हो, सवाल बन भी जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग टेस्ट देने बैठते हैं, सामने टाइमर आता है तो हवा टाइट होने लगती है ना। और इसी के लिए कहता हूं कि अगर इस डर को अपने मन से निकालना है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो। एटलीस्ट इतना तो करो ही करो बच्चों कि हर हफ्ते अनअकैडमी का कॉम्बैट दो। हर क्वेश्चन पे टाइमर चलता है, जब टाइमर चलता है आप लाइव कंपीट कर रहे होते हो ना, तो आपको स्पीड एक्यूरेसी का अंदाजा हो जाता है। और अभी से भी बहुत टाइम है गेट के अंदर, चाहोगे अगर अभी से भी देना स्टार्ट करोगे ना तो भी आप बहुत इंप्रूव कर ले जाओगे। बट हाँ, सिली मिस्टेक होती हैं, उनके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। लैक ऑफ टाइम, हमें दिख रहा है भाई टाइमर भाग रहा है और उसको पकड़ने के चक्कर में हम गलती कर बैठे। कैलकुलेशन एरर, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कैलकुलेटर में हम डेटा गलत डाल देते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर कभी गलत आंसर नहीं देता, हमने डेटा गलत डाला होगा तब गलत देगा, या फिर सही निकालने के बावजूद हम गलत आंसर भी मार्क कर देते हैं। अब बच्चों ये सब जो है ना, ये सब है टाइमर का प्रेशर। तो देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो मिस्टेक्स हमसे होती है ना, वो ऐसे क्वेश्चन में होती हैं जिन पे हमें कॉन्फिडेंस होता है कि ये तो हम कर ले जाएंगे। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होती जहां आपका कॉन्फिडेंस लो हो। इसीलिए जब आप कोई क्वेश्चन देखते हो, आपको लगता है ये बन जाएगा, ये आपके जोन में है, इसको आप पेल सकते हो, तो वहां बेटा थोड़ा सा केयरफुल हो जाना, क्योंकि वहां 10 सेकंड बचाने के चक्कर में ऐसा भी हो सकता है कि वही क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से आता था गलत हो जाए। समझ रहे हो? तो जो क्वेश्चन आपको ना बहुत अच्छे से आता है वो वैसे भी पहली बात तो बन रहा है, यही बड़ी बात है। अब अगर आप उसे ज्यादा स्पीड अप करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप मिस्टेक कर बैठो। इसीलिए वहां पे बेटा बहुत केयरफुली चीजों को कैलकुलेट करना जरूरी है। बात को समझें, ठीक है। 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए चलेगा। दूसरी बात, जब आप कैलकुलेटर में कोई वैल्यू फीड कर रहे हो, ध्यान से समझिएगा, तब आपको क्या करना है, तब आपको एक बार चेक कर लेना है इक्वल टू दबाने से पहले कि क्या कैलकुलेटर में डाली गई सभी वैल्यूज सही हैं। अगर सही हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं है तो उसे करेक्ट कर लो। बट ये मेक श्योर रखना हमेशा कि भैया कैलसी में जाने वाली वैल्यू सही है, क्योंकि कैलकुलेटर आंसर गलत नहीं देगा। तो बेटा जब आप देखते हो ना आपके कौन कौन से क्वेश्चन टेस्ट में गलत हुए हैं, तो आप ये भी चेक करो वो गलत क्यों हुआ है। जड़ पता होनी चाहिए गलती हो क्यों रही है ना। जब आप अपनी मिस्टेक्स का रूट कॉज ढूंढ लेते हो, तब उस रूट कॉज को करेक्ट करना भी इजी है। अब अगला क्या हो सकता है, कई बार हम ना कंसेप्ट भूल जाते हैं, तो ऐसे कंसेप्ट्स का हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा और ये रिवाइज किए जाएंगे कंसेप्ट। जो आप भूल रहे हो ना, तो इनको रिवीजन लिस्ट में डालोगे कि भाई अगले टेस्ट से पहले रिवाइज करना है, तभी अगला टेस्ट देना है, ताकि अगली बार मैं ये ना भूलूं। हो सकता है फॉर्मूला भूल गए हो, अगर कोई फॉर्मूला भूल गए हो तो यहाँ पे रिवाइज यूजिंग शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स में अगर वो फॉर्मूला नहीं था तो उसे ऐड कर लो, है ना। इसी तरह से तो मैं इसीलिए तो बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स में हमेशा कुछ पेजेस छोड़ के रखो यार, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर कोई ऐसी सिली मिस्टेक आपसे हुई है कि भाई आप कोई फैक्टर लेना भूल गए, सपोज 3 फेज में √3 या 3 की गलती हो गई, तो बेटा आप क्या करो, आप उसे अपने शॉर्ट नोट्स में लिख के भी रख लो एज पॉइंट टू रिमेंबर। इसीलिए हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स के पीछे ना 3-4 पेजेस खाली रहने चाहिए, जिनको आप लगातार मॉडिफाई कर सकते हो। और हो सकता है कंसेप्ट आपका अच्छे से तैयार ही ना हो, आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग कम हो। अगर ऐसी मिस्टेक हुई है तो यहां पे कंसेप्ट को रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना ये जरूरी है, ठीक है। तो बेटा जब आप जान लेते हो ना मिस्टेक किस कारण से हो रही है, तब उस पर एक्शन ले सकते हो। अगर आप सिर्फ ये बोलोगे ना मेरे 50 मार्क्स के टेस्ट में 15 नंबर आ रहे हैं, बताओ मैं क्या करूं, तो बेटा मैं भी कुछ नहीं हेल्प कर सकता। लेकिन 50 में से 15 क्यों आए, कहां मार्क्स लूज हुए, अगर आपको ये पता है ना, तो आपको मेरी भी जरूरत नहीं है, आप खुद एक्शन लेकर के इन चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब लास्ट है भाई करेक्टेड स्कोर एनालिसिस। बहुत बार बच्चों क्या होता है, टेस्ट सीरीज के अंदर कुछ ऐसे कंसेप्ट, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं विच आर नॉट रेलिवेंट टू द गेट। अब उन कारणों से हमारे मार्क्स कट जाते हैं, मार्क्स कट जाते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं कि यार मेरे तो अच्छे मार्क्स आ ही नहीं रहे, मैं तो लैग कर गया। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स ऐसे क्वेश्चंस में डिडक्ट हो रहे हैं
विच आर नॉट रेलिवेंट टू द गेट, देन यू डोंट नीड टू वरी। तो आपको क्या करना होता है ना, मैं देखो हमेशा क्या करता था, जब कभी कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होता था, मुझसे नहीं बना या मेरे से गलत हो गया, तो मैं उसके मार्क्स ना, जैसे 100 मार्क्स का टेस्ट दिया, 100 में से हटा लेता था। तो मैं अपना स्कोर ऐसे इवैल्यूएट करता था, 90 में से मेरे 70 आए, 75 आए, क्योंकि वो मेरा रेलिवेंट स्कोर है। आप बात को समझो, 100 में से स्कोर का क्या करूं, 10 नंबर का पेपर तो ऐसा था जो गेट में नहीं आएगा, आ गया तो ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। तो कभी भी उन क्वेश्चनों के चक्कर में ना परेशान हो जैसा क्वेश्चन आने का चांस ही नहीं है, या ऐसा कोई कंसेप्ट यूज कर लिया जो ना आपने कभी पढ़ा, ना आपको कभी पढ़ाया गया। क्योंकि बहुत सारी टेस्ट सीरीज आज की डेट में सुपरमेसी के लिए जब फाइट करती हैं कि भाई हमें बेस्ट टेस्ट सीरीज बनाना है, तो इजीएस्ट वे आउट क्या दिखता है कि टफ बना दो पेपर। अगर पेपर टफ बनाएंगे तो बच्चों को लगेगा ना कि ये वाली टेस्ट सीरीज बेस्ट है, बट उन क्वेश्चंस के मार्क्स टोटल में से डिडक्ट कर लिया करो और फिर चेक किया करो कि आपने कैसा परफॉर्म किया। ठीक है, तो ये आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा और आपको एक रेलिवेंट आइडिया देगा, भाई रेलिवेंट पोर्शन में आप कितने अच्छे हो और कितना रास्ता अभी और तय करना है। तो बेटा ये सारी चीजें अगर आप मॉनिटर करते हो तो आपको क्लियर कट पॉइंट मिल जाते हैं कि अगले टेस्ट से पहले क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है, क्या क्या मिस्टेक्स कम करनी है, ताकि नेक्स्ट टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस और निखर के आए और बेटर मार्क्स आप स्कोर करो। बट अनलेस आप ये सारे पैरामीटर मेजर करोगे और इनके बेसिस पे एक्शन लोगे बिफोर द नेक्स्ट टेस्ट, तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं सुधरेगी। ठीक है, तो बेटा क्या करना है, यहां से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि क्या क्या चीजों पे काम करना है। तो अगला टेस्ट देने से पहले उन चीजों पे काम करना, उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करना, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, और तब जब आप अगला टेस्ट दोगे तो आप डेफिनेटली देखोगे कि आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है। एंड दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि भले आज आप आज कम स्कोर कर लो चलेगा, लेकिन नेक्स्ट टेस्ट में इसके मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस आना चाहिए, तभी इवेंचुअली आप एक टॉप रैंक स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो भाई मैं तो ऐसे ही करता था, मैं हर टेस्ट के बाद 1 घंटा जरूर एनालिसिस को देता था। आप भी दो बेटा, और उसका बहुत ज्यादा बेटर आउटकम निकल के आएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो शर्माना मत, लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। तभी बेटा इस तरह के वीडियोस और बनाने की हिम्मत आती है, मोटिवेशन आता है जब आप लोग इसको शेयर करते हो। ठीक है, और अगर मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी है तो ये लिंक चेक कर लिया करो भाई, यहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो यहाँ पे अगर जाओगे ना, अपकमिंग में आगे आने वाली स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, और जो हो चुकी हैं वो अलग अलग फोल्डर में, पीएसयू के लिए भी हैं, गेट के लिए भी हैं, मैराथन्स भी हैं, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। और जो बच्चे मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 8 सितंबर से 7 AM पावर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम 1000 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, हर संडे आपका टेस्ट रहेगा, 19 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। ठीक है, और हर संडे बेटा कॉम्बैट होता है, जरूर दीजिए ताकि आप टाइमर के प्रेशर को हैंडल करना सीखें। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, अंकित ESE कोड से एनरोल कर लीजिए इमीडिएटली। कॉम्बैट में मचाओगे ना बेटा तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको। और ये नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, क्रैक गेट 22 का बैच A फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ECE, आरोहन का बैच G फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ECE, और ESE एस्पायरेंट्स के लिए ESE टेक्निकल का बैच है, बोथ फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ECE। ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, अगर आप कुछ भी चीज़ जानकारी चाहते हो तो मुझे मैसेज कर देना। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां हम कराते हैं डेली क्विजेस, उसमें पार्ट लेके भी आप अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा और बूस्ट कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर जरूर करें यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किया है, और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। फिर मिलेंगे एक और आपके ऐसे ही प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ, और आपको देंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन। तब तक ऐसे ही मचाते रहो, फोड़ते रहो। लेट्स क्रैक इट।